भारत की छत, धरती का मुकुट और दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक डरावना सच भी छुपा हुआ है। एक ऐसा सच जिसे वैज्ञानिक धीरे धीरे बोल रहे हैं और सरकारें धीरे धीरे छिपा रही हैं, क्योंकि यह सच सीधा 40 करोड़ लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करता है। आज भांति की बातें में हम बात करेंगे कि हिमालय क्यों टूट रहा है, जोशीमठ क्यों धंस गया, ऋषिगंगा बांध क्यों टूटा, क्या चीन के सुरंग प्रोजेक्ट इसकी वजह हैं और क्या भारत की सरकारें सच छिपाती हैं। साथ में सबसे बड़ा सवाल, क्या हम आने वाले महाभूकंप के लिए तैयार हैं। सो वेलकम टू भांति की बातें। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हिमालय एक स्थिर पर्वत नहीं है। ये आज भी बन रहा है और साथ साथ टूट भी रहा है। सात करोड़ साल पहले भारत एशिया का हिस्सा नहीं था। ये 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से एशिया की तरफ भाग रहा था और फिर हुई एक टक्कर जो शायद आज भी जारी है। इंडियन प्लेट एशिया के नीचे घुसी, ऊपर की धरती मुड़ी, दबी और उठ खड़ी हुई। साथ में बना दुनिया का सबसे शानदार पर्वत हिमालय। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यह सिर्फ एक इब्तिदा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि टक्कर आज भी जारी है। भारत आज भी 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष एशिया को धक्का दे रहा है। इसका मतलब हिमालय आज भी जीवित है। वो सांस ले रहा है, हिल रहा है, सिकुड़ रहा है और फैल भी रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हिमालय लगातार टूट रहा है। लेकिन असली सवाल, व्हाई गवर्नमेंट इज हाइडिंग दिस ब्रेकिंग। 2023 में उत्तराखंड का जोशीमठ अचानक दुनिया की नजर में आया। दीवारें फट रही थी, धसाव बढ़ रहा था, घर झुक रहे थे और लोग रात में सो नहीं पा रहे थे। लेकिन यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि जोशीमठ ढहने की कगार पर है। भारी निर्माण, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और सड़क खुदाई को तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। लेकिन 45 साल तक इस रिपोर्ट को दबाया गया। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला हो सकता है कि विकास का दबाव। 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट, NH7 हाईवे, 16 टनल, 12 किलोमीटर लंबी सुरंग और बड़ी बड़ी मशीनें। लेकिन हिमालय इस तरह के भार झेलने की स्थिति के लिए बना ही नहीं। दूसरा कारण पॉसिबल है फ्रेजाइल रॉक स्ट्रक्चर। हिमालय की चट्टानें सेडिमेंट्री हैं, मतलब रेत, गाद और मिट्टी की परतें। ये मजबूत ग्रेनाइट जैसी नहीं होती। इसे आप जितना काटते हैं ये उतना टूटता चला जा सकता है। और तीसरा कारण पॉसिबल है वाटर चैनल्स का कटना। हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरंगों ने प्राकृतिक जलमार्गों को काट दिया है। नीचे मिट्टी खोखली होती चली जा रही है और जोशीमठ धीरे धीरे बैठ रहा है। लेकिन सरकारें इसे पहले क्यों नहीं बोली? क्योंकि अगर बोलती तो करोड़ों के प्रोजेक्ट तुरंत बंद हो जाते। हिमालय एक तरफ महादेव का घर, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे युवा, सबसे नाजुक और सबसे सक्रिय माउंटेन सिस्टम। इसकी इस खूबसूरती के पीछे ऐसी 3 शक्तियां भी काम करती हैं जिन्हें जानबूझकर हल्के में बताया जाता है, क्योंकि अगर असली सच जनता जान ले तो उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल की आधी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इस सेक्शन में हम बात करेंगे लैंडस्लाइड के बारे में, ग्लोफ के बारे में और साथ ही एक बड़े अर्थक्वेक के बारे में जो कभी भी आ सकता है। भारत में हर साल ऑफिशियली लगभग 30,000 लैंडस्लाइड दर्ज किए जाते हैं। UNDRR, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अनुसार पूरे भारत में होने वाले लैंडस्लाइड्स का लगभग 55% हिस्सा हिमालय से आता है और इसका सबसे बड़ा कारण है स्लोप कटिंग। 2020 में वाडिया इंस्टीट्यूट ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी की। हिमालय में किए गए अनियंत्रित सड़क कटान ने स्लोप स्टेबिलिटी को 70 से लेकर 80% तक कम कर दिया है। इस रिपोर्ट में खासकर 4 धाम हाईवे का केस स्टडी शामिल है, जहां 10 से लेकर 12 मीटर गहरे कटान ने मिट्टी के परतों को
ओवर स्टीपेंड कर दिया। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो पहाड़ अपनी नेचुरल एंगल पे खड़े रहते हैं, जब आप उसे काट कर सीधा बनाते हैं तो पहाड़ नीचे आने लगता है। IIT हैदराबाद और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2022 की स्टडी कहती है कि जहां जहां सड़क की खुदाई हुई है, लैंडस्लाइड डेंसिटी 7 गुना तक बढ़ गई। जहां पर टनल ब्लास्टिंग हुई, स्लोप फेलियर 11 गुना बढ़ गए, और जहां डिफॉरेस्टेशन हुआ वहां मिट्टी की पकड़ 30% तक गिर गई। और कई सारे इसके रियल एग्जाम्पल भी हैं, जैसे गंगोत्री हाईवे जहां पहाड़ी लगातार गिरती है और NHAI इसे एक्टिव लैंडस्लाइड जोन बोलती है। लेकिन असल में वहां 365 में से 203 पहाड़ खिसकता है। दूसरा किन्नौर में 2021 में निगुलसरी ट्रेजेडी में 54 लोग मारे गए, और इसमें भूवैज्ञानिकों ने कहा कि स्लोप कटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड रॉक इज इक्वल टू डेथ ट्रैप। सिक्किम और दार्जिलिंग की तरफ मौजूद ईस्टर्न हिमालय में भी 1 डिग्री टेम्परेचर राइज प्रोबेबिलिटी लाता है 40% इंक्रीज इनटू लैंडस्लाइड में। ये कहती है इसरो की नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर रिपोर्ट 2021 की। लेकिन बड़ा सवाल, क्या सरकारें इसे रोक सकती हैं? थोड़ा बहुत हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि हिमालय की रचना ही ढलान गिरने वाली है। यंग माउंटेन्स लेकिन अनस्टेबल माउंटेन्स। अब आता है हिमालय का दूसरा खतरनाक सच, ग्लेशियर पिघलना, झील बनना, एक झटके में पूरी घाटी बह जाना। इसे कहते हैं ग्लोव, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। लेटेस्ट एग्जांपल इसका था धारली, उत्तरकाशी। ICI MOD इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के अनुसार हिमालय में अभी भी 2300 से ज्यादा ग्लेशियर लेक्स हैं। इनमें से 350 झीलें तो पोटेंशियली डेंजरस मानी गई हैं, और पिछले 30 सालों में इनकी संख्या 22% तक बढ़ गई। जब ग्लेशियर पीछे हटता है तो सामने एक डिप्रेशन बनता है, इसमें भरता है मेल्ट वाटर और एक टेम्परेरी लेक बन जाती है। ये लेक बर्फ, ढीली मिट्टी और मोरेन से बनी हुई है। एक छोटा पत्थर भी इस झील को पूरी तरह गिरा सकता है। मतलब ये इतनी अनस्टेबल होती हैं। कुछ रियल डिजास्टर केसेस जो कि इन झीलों की वजह से हुए, उनमें से पहला है केदारनाथ। मंदाकिनी रिवर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, ग्लेशियर लेक ओवरफ्लो हो गई, जिसकी वजह से 6000 से ज्यादा लोग मरे। IIT रुड़की के अनुसार ये प्योर ग्लोव था, क्लाउड बर्स्ट इसका ट्रिगर मात्र था। 2021 में ऋषिगंगा में आपदा हुई। चमोली में 7 फरवरी 2021 में एक ग्लेशियर चंक टूट गया। ये सैकड़ों मीटर नीचे गिरा, फ्रिक्शन से गर्म हुआ और इंस्टेंट मेल्ट वाटर बना। ऋषिगंगा और धौली गंगा में फ्लैश फ्लड आ गया। 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गए, 200 से ज्यादा लोग मारे गए। नासा के सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया कि 2.5 हेक्टेयर की आर्टिफिशियल लेक बन गई थी और इसकी कोई भी मॉनिटरिंग नहीं थी। नेपाल की इम्जा लेक हिमालय की सबसे खतरनाक झीलों में से एक मानी जाती है। 756 मीटर लंबी, 140 मीटर गहरी। नेपाल गवर्नमेंट ने 2016 में मजबूरी में इसे ड्रेन किया था, लेकिन खतरा आज भी बना हुआ है। Nepal's army has been taking this journey to a pristine glacial lake that sits in the shadow of Mount Everest for more than 5 years. It's about an hour ride from Kathmandu to Lake Imja, and the only way to get there is by helicopter, unless you want to walk for a few weeks. The beauty of the lake camouflages this danger. The glaciers around the lake are melting due to climate change, and its level keeps rising. Imja Lake has risen dramatically over the past several years, and there are concerns the rising waters could lead to the lake bursting its banks. Worse yet, that a quake could trigger a flood resulting in the deaths of tens of thousands of people who live downstream.
Down in Tadakoshi, that fear is not far from the minds of people. Fumu Yangzum was just a little girl then, but the memory is deeply etched. सानो थिए के किनभने हामी यस्तै 15-16 हैन 8-9 वर्षको थिए सानो हामी यस्तो फापा छाड्यो के खोला गन्ध चाहिँ अब फेरि पुरा हिल्याएको आवाज जस्तो गरेको थिए पुरुरुरुरुरु गरेर पुरा आवाज चाहिँ हिल्याएको जस्तो देखेको थियो के रहेछ भनेर आकाश हेर्छु आकाशमा केही छैन हामी सानो थिए त्यतिखेर अनि त्यहाँबाट उता खोलामा हेर्छु त त्यो सबै ढुङ्गाबाट यसरी गुट मुटेर आएछ कि यसरी गुट मुटेर आयो नि त त्यसले एकदम पहाड सबै थर्केर चिनाउँदै त्यहाँ ठोक्यो त्यहाँ गएको त्यहाँ चिनेको त अनि मेरो मामाहरूकै लग्यो मेरो आमाको माइतीहरू गाई बाँधेर गाईसँगै लग्यो गाई गुरु लग्यो. It has been decades since then, but the fear persists. क्लाइमेट चेंज 2021 की आईपीसीसी की रिपोर्ट चैप्टर 12 कहता है हिमालय में ग्लेशियर सबसे तेज पिघल रहे हैं. PNAS 2019 लीड यूनिवर्सिटी स्टडी 2000 से 2016 में हिमालयन ग्लेशियर्स ने डबलिंग रेट से रिट्रीट किया. नेचर क्लाइमेट चेंज 2021 हिमालयन ग्लेशियर मेल्ट इज इक्वल टू 1.6 फीट पर ईयर. हिमालय के नीचे भारत और एशिया की प्लेटें रोज धक्का मार रही हैं, लेकिन कई जगह ये धक्का रिलीज नहीं होता और जहां रिलीज नहीं होता है उसे कहते हैं सिस्मिकली लॉक्ड जोन. और यही वह क्षेत्र है जहां 8 से लेकर 8.5 मैग्नीट्यूड का एक मेगा भूकंप आने की पॉसिबिलिटी है. Every year, the Indian tectonic plate relentlessly pushes northward into the Eurasian plate, building unimaginable stress along a fault line that already ranks among the most dangerous on Earth. Scientists agree a massive earthquake, potentially stronger than anything the region has seen in centuries, is not just possible, it's inevitable. Over the past centuries, the Himalayas have witnessed numerous devastating earthquakes, and scientific consensus now warns of another looming disaster, the Great Himalayan Earthquake that is long overdue. When this megaquake strikes, entire cities could be reduced to rubble in moments. 2015 से 2022 के बीच NGRI, IIT रुड़की और MIT की एक जॉइंट स्टडी हुई जिसमें कहा गया कि हिमालयन आर्क के 700 किलोमीटर हिस्से में स्ट्रेस बिल्डअप क्रिटिकल लेवल पे है. USGS यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे कहता है कि सेंट्रल हिमालय ओवरड्यू फॉर अ मेजर अर्थक्वेक. और नेपाल अर्थक्वेक 2015 जो कि 7.8 के आसपास का था, यह भी उस स्टोर्ड स्ट्रेस का हिस्सा था, लेकिन अभी भी 70 से 80% एनर्जी बाकी है. इसके अलावा पिछले अर्थक्वेक्स की बात करें तो 1897 में शिलोंग में आया, 1934 में नेपाल बिहार में आया, 1950 में आसाम में आया. और डराने वाला फैक्ट ये है कि पिछले 70 साल से नेपाल में कोई 8+ रेक्टर पैमाने का भूकंप नहीं आया है, यानी कि स्टोर की गई ऊर्जा बहुत बड़ी है. हिमालय में एक बहुत बड़ा भूकंप ओवरड्यू है और इसका इम्पैक्ट 4 से 5 देशों को प्रभावित करेगा. IIT कानपुर के सिस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कुमार की चेतावनी है कि अगर 8.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया तो देहरादून से काठमांडू तक का पूरा क्षेत्र हिल जाएगा. हिमालय 3 चीजें कह रहा है कि मैं जवान हूं, मैं जिंदा हूं और मैं हिलता हूं. ये 3 खतरे लैंडस्लाइड्स, ग्लोव और अर्थक्वेक हिमालय की प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन मानव की गलतियां इन्हें कई गुना बढ़ा रही हैं. सरकारें चाहे जितनी बात छुपाएं, लेकिन सच यह है कि हिमालय हमें हर साल चेतावनी देता है. सवाल यह है कि क्या हम सुन रहे हैं या फिर अनदेखा कर रहे हैं. लेकिन ये बात सरकारें खुलकर क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर यह सच सार्वजनिक हो जाए तो उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल का पर्यटन, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तुरंत मिल जाएगा. अब हम हिमालय के उस तरफ जा रहे हैं जहां आम भारतीय नजर भी नहीं डालता और सरकारें डलवाना भी नहीं चाहती, क्योंकि उस तरफ है तिब्बत और तिब्बत के पीछे चीन का जियो इंजीनियरिंग. China is spending more than $40 billion on this railway through the Himalayas. Once complete, it will connect Chengdu, a major city in southwestern China, to Lhasa, the capital of the Tibet Autonomous Region, lowering the travel time from 34 hours to 13 hours.
This is just one part of a massive construction spree along China's roughly 2,000-mile land border with India. Both countries have disputed the exact border for decades, but the dynamic has shifted drastically over the last several years, as China has invested in extensive roads, heliports and airports, and it's building or expanding hundreds of border villages. China has generally argued the build-up is focused on economic development, but the potential military applications of this infrastructure has some Indian officials concerned, and experts say China's extreme efforts to dominate the region are creating an increasingly flammable situation between two major world powers. ये खेल इतना बड़ा है कि अगर दुनिया को इसका सच पूरी तरह समझ में आ जाए तो दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक संतुलन बदल जाएगा। आप हैरान होंगे कि 2000 से 2023 के बीच चीन ने तिब्बत के पर्वतों को स्विस चीज की तरह छेद दिया है। ऑफिशियली पब्लिश्ड चाइनीज सोर्सेस और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे प्लस जापानीज हिमालयन इंस्टीट्यूट के अनुसार चीन ने वहां पर 39 जियो इंजीनियरिंग टनल बनाए हैं, 22 हाइड्रो टनल्स बनाए हैं, 16 अंडरग्राउंड शेल्टर और स्टोरेज कैवर्न्स, कुल मिलाकर 100 से ज्यादा छोटे बड़े सबटेरेनियन स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। और ये टनल्स कोई छोटी छोटी सुरंगें नहीं हैं, इनकी लंबाई 2 से लेकर 16 किलोमीटर तक चली जाती है और इनका डायमीटर इतना बड़ा है कि पूरा ट्रक भीतर घूम सकता है। अब सवाल यह है कि चीन ये सब क्यों बना रहा है। चीन इसका जवाब देता है कि हाइड्रो पावर प्लस हाई एल्टीट्यूड कनेक्टिविटी, लेकिन कहानी इससे बहुत गहरी है, जिसे मीडिया शायद ही कभी समझाती है, क्योंकि भारत की प्लेट एशिया को धक्का मार रही है, लेकिन इस धक्के का असर बराबर नहीं फैलता। जहां बड़े स्केल पर खुदाई या ब्लास्टिंग होती है वहां स्ट्रेस रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब कि अगर आप किसी तंग दीवार में बड़ा छेद कर दें तो आसपास की दीवारों पर स्ट्रेस बढ़ जाता है। ठीक यही बात पर्वतों पर भी लागू होती है। हिमालयन सिस्मिक रिस्पांस स्टडी में कहा गया कि लार्ज स्केल टनलिंग इन तिब्बत प्लेटू कैन शिफ्ट सिस्मिक स्ट्रेस टू द साउदर्न हिमालयन आर्क। मतलब धक्के का बोझ उत्तर की तरफ कम होगा, दक्षिण की तरफ यानी भारत और नेपाल की तरफ ज्यादा होगा, और इसका रिजल्टेंट पॉसिबल इम्पैक्ट भूकंप का केंद्र इंडिया नेपाल बेल्ट में आ सकता है। स्ट्रेस रिलीज उत्तर के बजाय दक्षिण में होगी, हाई हिमालयन फॉल्ट एक्टिवेट हो सकते हैं और चीन को फायदा होगा, क्योंकि अर्थक्वेक तिब्बत के उत्तरी हिस्से में कम आएंगे जहां उनके डैम और न्यूक्लियर फैसिलिटीज खड़े हैं। अब आता है दूसरा रहस्य, ब्रह्मपुत्र, जिसे चीन में कहते हैं सेंगपो। इसको कंट्रोल करने की लड़ाई चीनी मीडिया ने कभी ओपनली स्वीकार नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनल सैटेलाइट इमेजरी, ICI MOD और नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने दिखाया है कि चीन सेंगपो रिवर पर एक मेगा डैम बना रहा है। 1.8 किलोमीटर लंबा, 300 मीटर की हाइट और जनरेशन कैपेसिटी 3 गॉर्जेस डैम से भी बड़ी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की तैयारी। China has just approved what will become the world's largest hydroelectric project, and what I'm about to tell you will change everything you thought you knew about mega infrastructure. Deep in Tibet's Yarlung Changpo Canyon, the world's deepest gorge, construction is about to begin on a dam that will generate 3 times more electricity than the legendary Three Gorges Dam. Think about that for a moment. The Three Gorges Dam was already a marvel of engineering. Now, multiply its power output by 3. That's what we're looking at here. This new megadam will generate an estimated 60 gigawatts of electricity annually, equivalent to nearly 300 billion kilowatt hours, more than 3 times the output of China's iconic Three Gorges Dam, which produces 88.2 billion kilowatt hours annually, making it the most powerful hydroelectric dam ever built. ये डैम खतरनाक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल, आसाम और बांग्लादेश तक जाती है। अगर चीन चाहे तो पानी रोक सकता है, अचानक छोड़ सकता है और नदी का कोर्स डाइवर्ट कर सकता है, और इसका सीधा असर पड़ेगा आसाम और अरुणाचल का इकोसिस्टम 25 से लेकर 30 साल में बदल जाएगा। ICI MOD और इंडियन हिमालयन काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि इफ चाइना डाइवर्ट्स इवन 20% वाटर ऑफ सेंगपो, लोअर ब्रह्मपुत्र बेसिन विल फेस सीवियर
हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रेस, मतलब आसाम की बाढ़ का पैटर्न बदल जाएगा। खेत सूख सकते हैं, चाय के बागानों का इकोसिस्टम बदल जाएगा, जिससे 4 करोड़ लोगों की जल सुरक्षा हिल सकती है। और ये सिर्फ पानी का सवाल नहीं है, पावर बैलेंस का सवाल है। अब हम इस कहानी के सबसे संभल कर बोले जाने वाले हिस्से पर पहुंच गए हैं, भारत की चुप्पी। चीन तिब्बत में सुरंगें खोद रहा है, मेगा डैम बना रहा है, ब्रह्मपुत्र को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन भारत की सरकार ने इस पर वैसा शोर क्यों नहीं मचाती जैसा अमेरिका दक्षिण चीन सागर पर मचाता है? क्यों भारत पब्लिक स्टेटमेंट्स में इतना सिंपल टोन रखता है? हमने सीरियस कंसर्न जताया है, बस इसके पीछे की सच्चाई अब शुरू होती है। यह विषय सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक साइकोलॉजी और स्ट्रेटेजिक सीक्रेसी और इकोनॉमी का मिश्रण है। थोड़ा गहराई में चलते हैं। मान लीजिए भारत एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और कहे कि चीन हिमालय डिस्टेबलाइज कर रहा है, चीन हमें भूकंप जोन में धकेल रहा है, चीन क्लैंडस्टाइन टनल बना रहा है। भले ये सच हो, लेकिन इस बयान का असर सिर्फ मीडिया की सुर्खियां नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशंस में इसे कहा जाता है केसस बेली, मतलब कि डिक्लेरेशन ऑफ हॉस्टिलिटी। आपने ऑफिशियली मान लिया कि सामने वाला देश आपके खिलाफ शत्रुता कर रहा है, और इसका अर्थ है चीन बॉर्डर पर ट्रूप मूवमेंट बढ़ा देगा। भारत को इसका जवाब देना पड़ेगा। दोनों तरफ अनावश्यक तनाव बढ़ जाएगा और कोई भी गलतफहमी हिंसक घटना में बदल सकती है। जैसे गलवान की घटना में पेट्रोल क्लैश हुआ था और उसमें कुछ भारतीय सैनिक शहीद हुए, चीन के भी 50 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। अब सोचिए, अगर भारत पब्लिकली चीन को ब्लेम कर दे तो ये क्लैश कई गुना बढ़ सकता है। डिप्लोमेसी एक शतरंज का खेल है, पब्लिक स्टेटमेंट उसमें एक न्यूक्लियर मूव है, और भारत ये मूव बहुत केयरफुली करता है। इंडिया चाइना बॉर्डर दुनिया के सबसे कठिन, सबसे ऊंचे और संवेदनशील बॉर्डर्स में से एक है। LAC की लंबाई है 3488 किलोमीटर और यह बॉर्डर बना है बर्फीले दर्रों से, ऊंचे पर्वतों से, और 17,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन 30% तक कम हो जाती है। यहाँ हर छोटी टिप्पणी सैन्य दबाव बढ़ा सकती है। चाइना के पास वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जिसमें 2 लाख सैनिक हैं, एयरफील्ड हैं और 14 हाई एल्टीट्यूड मिसाइल बेसिस हैं। भारत हर वक्त LAC को स्टेबल रखना चाहता है, क्योंकि स्थिरता का मतलब है पीस टाइम डेवलपमेंट इन लद्दाख, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। जैसे ही भारत चाइना को पब्लिकली एक्यूज करेगा, LAC पर नए बंकर्स बनेंगे, नई तैनाती होगी और पेट्रोलिंग पॉइंट्स इस्टेब्लिश होंगे। सैटेलाइट सर्विलेंस और संभावित क्लैश तुरंत बढ़ सकते हैं, और सरकारें इसका जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि बॉर्डर टेंशन में सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि पूरा देश फंस जाता है। अरुणाचल प्रदेश में भारत ने 20 से ज्यादा बड़े HEP हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं। इनकी कुल क्षमता है 50,000 मेगावाट से कहीं ज्यादा। इनमें से कई प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक से, जापान जीका से, ADB से और निजी निवेश से फंडेड हैं। अब सोचिए कि अगर भारत बोले कि चीन पानी डाइवर्ट कर रहा है, हिमालय डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो इन इन्वेस्टर्स के कान खड़े हो जाएंगे। इन्वेस्टर 2 चीज़ों से डरता है, इनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी, और अगर इन्वेस्टर डर गया तो फंडिंग रुक जाएगी। इससे हिमालयन स्टेट की इकोनॉमी को हजारों करोड़ का नुकसान होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल और बांग्लादेश ये सभी इंटरकनेक्टेड हैं। हाइड्रो पावर और रिवर ट्रीटी को लेकर अगर टेंशन बनी तो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन इकोनॉमिक शॉक में चला जाएगा, और किसी भी सरकार को यह बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए टोन सॉफ्ट रखी जाती है और पब्लिक स्टेटमेंट माइल्ड रखी जाती है। भारत की एजेंसीज रॉ, IB, NTRO, DIA, डिफेंस सैटेलाइट विंग 24/7 चीन की एक्टिविटी ट्रैक करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि चाइना एक क्लोज्ड कंट्री है। सैटेलाइट से बहुत कुछ दिखता है, लेकिन सुरंगों की डेप्थ, अंदर की एक्टिविटीज और मिलिट्री स्टोरेज, ये सब एक्यूरेटली देखना मुश्किल है। अगर भारत बोले कि हमें नहीं पता,
कि चीन तिब्बत में क्या कर रहा था तो जनता पूछेगी कि इतनी इंटेलिजेंस रखी ही क्यों। हर साल करोड़ों रुपए किस बात पे खर्च किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी, और ये पॉलिटिकल डिजास्टर बन जाएगा। पब्लिक को ये भ्रम रहता है कि गवर्नमेंट को सब पता होता है, लेकिन इंटरनेशनल एस्पियोनेज में कभी भी 100% क्लैरिटी नहीं होती। इसलिए सरकारें ना फेलियर बोलती हैं और ना कंप्लीट नॉलेज दिखाती हैं। वो बस इतना बोलती हैं कि हम हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत सारी रॉ की, मिलिट्री इंटेलिजेंस की, आर्मी चीफ की कॉन्फिडेंशियल ब्रीफ्स और रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती, क्योंकि अगर भारत बोल दे कि हमने चीन की सुरंगें डिटेक्ट कर ली हैं तो चीन तुरंत अपने मेथड्स बदल देगा। अगर भारत बोल दे कि हम जानते हैं कि उनका डैम कितना बड़ा है तो चीन उसको मिस इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटजी पर डाल देगा। इंटेलिजेंस एक ऐसा खेल है जहां आप अपने कार्ड्स दुनिया को नहीं दिखाते, इसीलिए भारत अक्सर म्यूट डिप्लोमेसी प्लस बैकडोर चैनल्स एंड मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स का इस्तेमाल करता है। ये पब्लिक नैरेटिव का खेल नहीं है, ये स्ट्रेटजी का खेल है। भारत जानता है कि चीन को लाउड स्पीकर से हराया नहीं जा सकता, लेकिन क्वाइटली काउंटर किया जा सकता है। इसीलिए भारत बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बना रहा है। अरुणाचल में नए गांव डेवलप किए जा रहे हैं, ब्रह्मोस का डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है, LAC के पास नए रोड और टनल बन रहे हैं और सैटेलाइट सर्विलेंस एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन इसे पब्लिक में बोला नहीं जा सकता, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में साइलेंट प्रोग्रेस असली ताकत होती है। भारत की चुप्पी कमजोरी नहीं है बल्कि रणनीति का हिस्सा है। हम लाउड नहीं बोलते क्योंकि लाउड डिप्लोमेसी चाइना को फायदा पहुंचाती है। हम कैलकुलेटेड बोलते हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य युद्ध नहीं है, संतुलन बना के रखना है। हिमालय एक युद्ध भूमि नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक शील्ड है। भारत की चुप्पी एक तरह से उसकी शील्ड की प्रोटेक्शन ही है। हिमालय के दक्षिण में इंडिया, नेपाल और भूटान खड़े हैं, उत्तर में चीन, लेकिन दोनों तरफ उद्देश्य अलग अलग है। भारत के लिए हिमालय आस्था है, चीन के लिए रिसोर्स है, और यही अंतर इस पूरे रहस्य की जड़ है। हिमालय आज हमें दो बातें कह रहा है, समझदारी से काम लो, नहीं तो मैं खुद संतुलन बना लूंगा। तो आखिर सरकारें सच क्यों नहीं बताती? कारण सिर्फ राजनीतिक नहीं है, इसके 5 बड़े कारण हैं। पहला है टूरिज्म इकोनॉमी। उत्तराखंड की 60% इकोनॉमी पर्यटन पर है, हिमालय की 57%। एक चेतावनी और पूरा राज्य खाली हो जाएगा। दूसरा, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में हजारों करोड़ रुपए दांव पर हैं। चमोली, पिथौरागढ़, किन्नौर, अरुणाचल और यहाँ के अधिकांश बांध विदेशी निवेश से बने हैं। अगर ये सब बताया गया तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। और तीसरा कारण, आर्मी एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के 70% स्ट्रेटेजिक पोस्ट हिमालय पर हैं, जहां सार्वजनिक रूप से सरकार कभी नहीं कहेगी कि हमारा बॉर्डर क्षेत्र अनस्टेबल है। और आखिरी, पॉलिटिकल फॉल आउट। कोई भी सरकार ये नहीं कहना चाहती कि हमने हिमालय को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि यह वोट निगेटिव बन सकता है। इतनी सारी बातें सुनकर आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन नहीं, आशा मौजूद है, क्योंकि समाधान मौजूद है। पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं कि कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग बंद करनी पड़ेगी, सुरंग प्रोजेक्ट्स की वैज्ञानिक ऑडिट होनी चाहिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को ग्लेशियर जोन से 10 किलोमीटर दूर रखा जाए, स्लोप कटिंग की नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाए, अर्ली वार्निंग सिस्टम अप्लाई किए जाएं, ग्लेशियर लेक्स मॉनिटरिंग ड्रोन्स के माध्यम से की जाए, लोकल हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन कोड्स का इस्तेमाल किया जाए, और सबसे ज़रूरी, सरकारें पारदर्शिता रखें, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जन जागरूकता रखें।
हिमालय सिर्फ पत्थर नहीं, हमारी संस्कृति है, हमारी नदियां हैं, हमारा मौसम है, हमारा आध्यात्मिक घर है। अगर हिमालय टूटता है तो केवल पहाड़ नहीं गिरते, सभ्यता हिलती है। और सरकारें चाहे सच बोलें या ना बोलें, हिमालय की चेतावनी हमें खुद सुननी पड़ेगी। जब जब हिमालय टूटता है वो एक ही बात कहता है कि तुमने मेरा संतुलन बिगाड़ा है, सही कर लो वरना मैं खुद कर लूंगा। यही थी आज की भांति की बातें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रहस्य, एक और सच और एक और